बात आती है हिस्सेदारी की। अभी राजभर पार्टी के 4 लोग हमसे मुलाकात किए, वो प्रवक्ता भी थे। उन्होंने कहा 100 सीट पर लड़ रहे हो, सरकार बना लोगे? तो हमने कहा नहीं बना पाएंगे। आप बना लोगे? बोले नहीं, हम भी नहीं बना पाएंगे। तो हमने कहा फिर किसके साथ? तो कहें हम हिस्सेदारी ले रहे हैं। हमने कहा हम भी तो वही चाहते हैं। तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, नहीं बन पाओगे, दूसरे ठेका लेके बैठे हो। तो बोले नहीं नहीं, हम भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम अगर पार्टनरशिप में तो हमें कुछ मिलेगा। हमने कहा इसी की लड़ाई तो हम भी लड़ रहे हैं। हम भी तो बार बार कह रहे हैं कि पार्टनरशिप करिए। आप हमको ब्रोकर बना के रखना चाहे तो आप ये चाहे तो मैं जमीन बेचवाऊं और 2% का ब्रोकरी लूं और साइड में हो जाऊं। ये तो नहीं होने वाला है। अब जो कुछ होगा वो बराबरी का होगा। इसलिए बराबरी का होगा क्योंकि अभी 2014 से पहले मेरे पास लीडरशिप नहीं थी। अब अल्लाह का करम है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम का एक चेहरा है जो हमारा लीडर है, हमारा सियासी इमाम है, और इंशाअल्लाह उसी के बैनर तले उसी के साथ चलेंगे और इसी उतरौला विधानसभा से जीत की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। आपको मैं बता दूं, ऐसे नाम गिनती करा दूं, यही उतरौला, यही बलरामपुर, यही आपके मटेरा, बहराइच, नानपारा, सहारनपुर, कांठ, संभल, असमौली, ऐसे कई विधानसभाएं सीटें हैं जो इंशाअल्लाह एमआईएम जीतने जा रही है और यहां की एक क्षेत्रीय दल इंशाअल्लाह बन के दिखाएगी। बहुत दूर की बात नहीं है। 5 मिनट में असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मुझसे कई लोग बार बार इसी उतरौला विधानसभा के लोग पूछते हैं कि आप भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, क्या आपकी लड़ाई सिर्फ सपा से है? हमने कहा ये बताओ, हमने कितनी बार भाजपा को वोट दिया? बोले नहीं, वोट तो नहीं दिया। तो हमने कहा मैं किराने स्टोर से तुम्हारे सामान खरीदूं और बगल वाले दूध वाले को मैं गाली दूं? ऐसा हो सकता है? सत्ता में आप रहो, मलाई आप खाओ और मेरे लिए कुछ ना करो। आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक सरकार थी। माइनॉरिटी बजट की मैं आपको बता दूं, 54% बजट ऐसा था जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की मैं बात बता रहा हूं। 2016-17 का कई की रिपोर्ट बता रहा हूं। स्कॉलरशिप मिली नहीं, वो बच्चों की वापस हो गई। 93% बजट 2016-17 में खर्च नहीं हुआ, वापस हो गया। उसके मिनिस्टर कोई और नहीं, आजम खान साहब थे। कई की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। हमें अगर ये सारी चीजें मिल भी जाए तो भी कम है, उसके बावजूद भी हमें नहीं मिलती है। जितने बड़े बड़े आपके साथ वादे किए गए थे, अब एक भी वादे आपके लिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक खौफ दिखाया जाता है कि कुछ मत बोलो वरना भाजपा आ जाएगी। भाजपा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कनवा दज्जाल है, आ जाएगा आपके बीच में। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुसलमानों को मैं 98% मुसलमानों की बात बता दूं कि वो किसी चौराहे किसी दुकान पे बैठे रहे, अगर उनसे पूछो तो एक ही चीज कहते, बस भाजपा आना। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल समझ लिया कि बस भाजपा हार जाए तो समझो आधा जन्नत हमको मिल गया। और यही वजह है जो आज आप मारे जा रहे हो, क्योंकि आपने 50% दुश्मनी इसलिए ले रखी है क्योंकि तुम अकेले ठेका लियो भाजपा का हराने का। अच्छा, जिसके ऊपर भरोसा करते हो वो भाग जाता है भाजपा के साथ। यही 2014 में लोकसभा हुआ, मुकीम साहब बीएसपी से चुनाव लड़े, इसी डुमरियागंज लोकसभा की बात है जो आपसे यहीं से 3 किलोमीटर बाद शुरू होता है। 1,03,000 वोटों से जगदम्बिका पाल उनको हराते हैं और दोबारा जब अलायंस करके सपा और बसपा लड़ती है 1,03,000 वोट से फिर हारते हैं। बताओ सारे वोट किधर जाते हैं? जाके देख लीजिए डाटा। जितने वोट से पिछली लोकसभा हारे उतने वोट से फिर हारते हैं, इसलिए क्योंकि यादव जी भाजपा की तरफ चले जाते हैं। और यादव जी क्या मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? यादव जी के लोग खुदे ने उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो और आपको कुछ ज्यादा चुल काटे, साहब बनो, साहब बनो, और साहब के लोग कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। तो मेरे भाई, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भाजपा को हराना बंद करो दो मेरे भाई। आखिर कब तक हराओगे? जब आपके पास 2 सीटें थी भाजपा के पास, तब से आप हरा रहे हो। आज 302 सीटें हो गए, अभी भी वही पुराना फार्मूला, बस हराओ, बस हराओ। हरा पाओगे? मुत्तहिद होके 2019 में आपने वोट दिया था, ना चाहते हुए भी मुत्तहिद होके आपने वोट दिया था। मुत्तहिद होके इसी डुमरियागंज विधानसभा को लड़ा गया था 2014-17 में। क्या नतीजा निकला? जो दूसरा वाला आपको वोट ही नहीं देता है, दूसरा वाला आपको देख के नफरत करता है, तो कितनी मोहब्बत आप उनके साथ करोगे? अपनी लीडरशिप करिए, अपना झंडा अपना डंडा उठाइए, उसके बाद फिर देखिए आपका जलवा कैसा होता है। ऐसा नेता आपके बीच में अब दोबारा नहीं आने वाला है। जैसा नेता आपको मिला है इसी को पकड़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मन्नान साहब ने भी सही वक्त पे पार्टी ज्वाइन किया और इंशाअल्लाह सही वक्त में उतरौला से विधायक बन के जाएंगे। एक आपके बीच में अभी मोहम्मद फुरकान साहब अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था कि आपने फैजाबाद और इलाहाबाद का तो नाम बदल दिया, लेकिन अपने मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे दमादों का नाम कब बदलेंगे? बात तो उन्होंने बहुत अच्छी रखी, लेकिन भाजपा वाले 2 पॉलिसी पे काम करते हैं, 2 तरह चलते हैं।
वो अंदर अंदर खाने तो सेटिंग कर लेते हैं और बाहर से आपको दिखाने के लिए दुश्मनी भी दिखाते हैं। बहरहाल भाजपा जो चाल चल रही है, जिस हिसाब से वो काम कर रही है, अगर देखा जाए तो जो दूसरी पार्टियां हैं जो सत्ता हासिल करना चाहती हैं, वो भाजपा की कभी विचारधारा से लड़ना नहीं चाहती हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों का आप विरोध देखते होंगे तो ये जो विरोध है वो सिर्फ महंगाई, डीजल, पेट्रोल से लेकर किसानों के मुद्दे तक है। लेकिन जो विचारधारा, जो नफरत की बीज बीजेपी बो रही है, उस नफरत के खिलाफ कभी एक लफ्ज ना अखिलेश यादव बोलते हैं, ना सोनिया गांधी बोलती हैं, ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना मायावती बोलती हैं। जबकि उन लोगों को ये सारी चीजें सूट करती हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इसी तरह बात रखें ताकि मामला पोलराइज हो, और इन सब चीजों का पूरा सहयोग देती है समाजवादी पार्टी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, CNRC में जब हुआ था, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो आपने देखा होगा कई नाम आपके बीच में आए होंगे। शर्जील इमाम का नाम आया होगा, उमर खालिद का नाम आया होगा, शाहरुख का नाम आया होगा। ऐसे कई नाम आए जो बच्चे अभी भी जेलों में लगभग 1-1.5-2 सालों से जेलों में सड़ रहे हैं। क्या आपको मालूम है जिस कानून के तहत सड़ रहे हैं जेलों में, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर का बेटा होता तो आपके दिल पे क्या बीत रही होती, क्या गुजर रही होती? अगर मैं ही जेल में होता तो मेरे घर वालों पे क्या बीत रहा होता? आप एक बार तसव्वुर करिए कि अगर आपके घर का बच्चा होता तो क्या हो रहा होता। मालूम है जिस कानून के तहत जो हमारे घर के, जो हमारे भाई जो जेलों में सड़ रहे हैं, मालूम है इस कानून का सपोर्ट किसने किया था? जिस कानून के तहत आज बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा, इस कानून का सपोर्ट करने वाला समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव थे। जिसको यकीन ना हो, पार्लियामेंट के बारे में आप पता कर लीजिए, RTI दाखिल करके। बहुजन समाज पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, अगर विरोध किया तो MIM ने किया था। ओवैसी साहब ने कहा था कि इस कानून से सिर्फ हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारे बच्चे जेल में जाएंगे, दलित और मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आज डेटा निकल के आया कि 83% ज्यादा जुल्म हमारे खिलाफ होता है उस कानून के तहत, और जो हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन हमें मजा क्या आता है, ये उतरौला विधानसभा है, बस अखिलेश यादव को जिताना है। भले तुम्हारी जान चली जाए, भले तुम्हारी लाशों पे भी उनको सरकारें बन जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद बना दिया कि तुम्हें सिर्फ भाजपा को हराना। भाजपा को हराते हराते तुम्हारी ये पोजीशन हो चुकी, आज दलितों से बदतर तुम्हारी जिंदगी है। रिपोर्टें हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मेरा कोई सर्वे रिपोर्ट, आपकी हालत इस हिलात से पहुंच गई है। वरना यादव जी को पता कर लीजिए, एक थाना नहीं कहो तो सैकड़ों थाना का लिस्ट लाके आपको दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी थाने में 5, 6, 8, 10 यादव जी से कम नहीं है। परसेंटेज सिर्फ 7 है। पूरे उत्तर प्रदेश में 60% यादव जी हैं और 20% आप हैं। आपको जाहिल अंगूठा टेक बना के रख दिया गया है, आपको जाहिल अंगूठा टेक बना के रख दिया गया है। और यादव जी थानेदार बने हुए हैं, CO बने हुए हैं, SDM बने हुए हैं, तहसीलदार बने हुए हैं। जिसको ये ना यकीन हो, आसपास के थानों में जाके देख लीजिए। आप कहां पर हैं? 4 थाना, 5 थाने, 2 पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस स्टेशन में आपको कहीं एक जाके आपका भाई मिलता है। ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि सत्ता की चाबी से कितने ताले खुलते हैं। और आपको क्या करना था? सत्ता नहीं चाहिए, सिर्फ भाजपा हार जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूं। एक लड़के का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था हार्दिक पटेल। कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं हार्दिक पटेल को? बहुत कम ही लोग जानते हैं। चचा जानते हैं। हार्दिक पटेल ने जब आंदोलन शुरू किया अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपने समाज को लेकर, तो उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। 22 साल का लड़का था वो। और पटेल जो वहां का, गुजरात का जो समाज है, हार्दिक पटेल, वो बहुत रस्म रसूख वाला है, बहुत पावरफुल माना जाता है। जैसे लखनऊ के नवाबों को कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब है, वैसे आपको वहां का पटेल जो बिरादरी, जो समाज है, वो बहुत पावरफुल मानी जाती है। पटेल बिरादरी ने अपने बीच से एक नेता, एक 22 साल के लड़के को तैयार किया। उसने आंदोलन किया और कहा कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कांग्रेस को यह लगा कि यहां से मैं बीजेपी को खत्म करके मैं सत्ता में आऊंगा, क्योंकि 20-25 साल हो गया सत्ता में नहीं आई। हार्दिक पटेल ने एक शर्त रखी। हार्दिक पटेल ने कहा, मेरा एक शर्त है तो मैं आपका समर्थन करूंगा। उसने कहा कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए और ये भी बताओ कैसे दोगे, तो मैं आपका साथ दूंगा, मेरा समाज आपके साथ खड़ा होगा। आपको मैं बताऊं, अभिषेक मनु संघवी,
सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल और जितने गांधी परिवार के बड़े बड़े जो उनके पॉलिसी मेकर थे, उन तमाम लोगों ने रातों रात एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद एक फैसला लिया गया और कहा गया कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे अलग से कानून बनवा के। तो उसने कहा ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपका स्टेज शेयर नहीं करूंगा, मेरा पूरा समर्थन मैं भाजपा के खिलाफ हूं। आबादी मालूम है कितनी परसेंट है वहां पर पटेलों की? 14%, और वहां पर मुसलमान है 13%। अगर वहीं पर मुसलमानों से कोई कह देता आपको क्या चाहिए, नहीं भैया बस भाजपा हार जाए और कुछ नहीं चाहिए, तो मिलेगा तुम्हें कुछ? यही हालत है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर अल्लाह से ज्यादा भाजपा का खौफ है, और यही वजह है कि यही खौफ तुमको खत्म करते जा रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं वो तो चलो अपनी जिंदगी जी लिए हैं, लेकिन कम से कम अपने आने वाले नस्ल को तो मजबूत करो। क्या उनको भी भाजपा का हराने का ठेका देके जाओगे दुनिया से? जब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद थे तब से आप हरा रहे हैं। आज 302 सांसद हैं, अभी भी आप हरा रहे हैं, वही पुराना फार्मूला अपनाए हुए हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर यही आदत बनी रही तो ये जान के चलिए कि भाजपा 502 भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर कभी नहीं बदलने वाले। अगर बदलना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सुख की रोटी मिले, अगर चाहते हो कि पुलिस थानों में हम भी ना सताए जाए, हमारी भी बात सुनी जाए, अगर ये चाहते हो कोर्ट कचहरी में हमारी भी बातें मानी जाएं, अगर ये चाहते हो रोजगार सेवा हमें भी मिले, अगर ये चाहते हो हमारे साथ भेदभाव ना हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, बाकी और कोई दुनिया में विकल्प नहीं बचा है। आपने सारे फार्मूले आजमा के देख लिए। आपने सपा की सरकार बनवाई, उसने जुल्म किया तो बसपा की बनवाई, बसपा ने जुल्म किया तो कांग्रेस की बनवाई, कांग्रेस ने जुल्म किया तो आम आदमी पार्टी की बनवाई, आम आदमी पार्टी ने जुल्म किया तो जेडीयू की बनाई, जेडीयू ने किया तो आरजेडी की बनाई, कांग्रेस ने किया तो एनसीपी की बनवाई, एनसीपी ने किया तो शिवसेना की बनवाई। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग पार्टियों में आपने सरकारें बना के, बदल के, गिरा के, हर तरह के आपने फार्मूला आजमा के देखा, लेकिन आपके हालात में तब्दीली नहीं आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने 2 रिपोर्ट आपके बीच में लाके रखी, रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की। दोनों रिपोर्टें में कहा गया कि तुम्हारी हालत दलितों से बदतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस जो जजेस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट लाई। तो वो लोग जब अपनी रिपोर्ट लाके आपके सामने आईना दिखा रहे हैं, तब भी आप ये नहीं सोच रहे हो आखिर वजह क्या है, कहां पर ऐसी छेद है जहां से पानी निकल रहा है। बस आपका एक ही काम है भाजपा को रहा। आपके अंदर आए 12 बजे रात में भी कोई बोल दे कि आप वोट दो दोगे इस टाइम तो भाजपा हार जाएगी, तो पूरा गांव निकल के आएगा, भाजपा खिलाफ वोट डालेगा। और अगर ये कह देगा 10 नौकरी मिल जाएगी, 12 बजे रात में वोट डालो, तो 50% भी वोट नहीं पड़ेगा, हमारा ख्याल है 20% वोट पड़ेगा। ये तुम्हारी सोच है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ बेहतर हो, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे यादव जी ने भी तरक्की की आप भी करें, तो बराए मेहरबानी अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। इतना बेहतरीन, इतना काबिल लीडर किसी को नहीं मिलने वाला। पूरे हिंदुस्तान के मैं चैलेंज करके कहता हूं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, कोई 4 लाख वोटों से जीतता है, कोई 5 लाख वोटों से जीतता है, कोई 10 मरतबा से विधायक है, कोई 8 मरतबा से सांसद है, हजारों आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा काबिल लीडर किसी को नहीं मिलने वाला। यह आप बखूबी जानते हैं कि ओवैसी जैसा बेबाक, निडर, पढ़ा लिखा, नॉलेजबुल आदमी नहीं है किसी के बीच में। और ऐसे ही लीडर पे आपको शक होता है। जब आपको ऐसे ही लीडर पे शक होता है तो मुझे तो खुद आप पे शक होता है कि आप कभी ना चले जाओ। तो ये सब चीजें, अगर आपके अंदर यही पुरानी चीजें, अगर आप ये चाहे तो इसी जिल्लत की जिंदगी में हम खुश हैं, तो ओवैसी साहब ने कोई भी दुनिया का चला है, कोई भी चला है, आपके अंदर से तब्दीली नहीं आ सकती। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ अब तक बेहतर नहीं हुआ। कम से कम मेरा यह कहना है, जो 50 साल, 55, 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो बहुत कंफ्यूज खुद रहते हो, कंफ्यूज किए भी रहते हैं। उनको यह रहता है कि बस हमने 30 सालों से भाजपा के खिलाफ वोट डाला, ये नया आदमी कहां से आ गया, ये गलत हो सकता है। तो वो क्या करता है, अपने नीचे वाली जो नस्ल है उसको भी वही सिखाना चाहता है कि बेटा बस तुम्हारा एक ही काम है, मैं जा रहा हूं, वही वसीयत करके जा रहा हूं कि तुमको सिर्फ भाजपा को हराना है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए, हम भाजपा को कभी वोट भी नहीं देते और ठेका अलग से लिए रहते हैं। जो वोट देता है उससे कभी सवाल नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, आप वोट देते नहीं, कोई दूसरा ही तो वोट देता है ना। एक मर्तबा है किसी के माई के लाल में हिम्मत जाके उससे पूछ ले क्यों देते हो भाजपा को वोट, नहीं पूछते हो। जबकि अलबत्ता है तो बस मुत्तहिद होके एक जहां वोट डालना है, मुत्तहिद होके एक जगह नहीं 100 जगह वोट डाल लो।
जब तक सही जगह वोट डालोगे नहीं, तब तक नहीं कामयाब होगे। सही जगह वोट डालने के मतलब यह है आप अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ आप विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं अपना, लेकिन वो सोच तो पैदा करिए मेरे भाई। बहरहाल आपके बीच में डेविड भाई को जज्बाती बात रख रहे थे, लेकिन उनकी बातों में बड़ी तासीर थी, वो बड़े सीरियस बात कर रहे थे कि आपकी आवाज कोई नहीं उठाता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात यह है कि अगर आप स्पेशली किसी एक जात बिरादरी की बात करें तो फौरन ये लग जाता है ऐसी बात मत करो वरना भाजपा आ जाएगी। मुझसे एक आदमी, मैं 2017 की बात बता रहा हूं, मुझसे एक आदमी एयरपोर्ट पे मिला और मेरे साथ फ्लाइट से लखनऊ तक आया, और एक प्रोफेसर थे वो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में वो। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फ्लाइट मोड में, जब आप फ्लाइट से आते होंगे बहुत से लोग तो देखते होंगे सिर्फ नेटवर्क नहीं रहता है, तो मैंने एयरफोन लगाया और कुछ मैं वीडियो डाउनलोड किया था अपनी पार्टी का, मैं देख रहा था। तो वो आदमी मेरे बगल वाली सीट पे बैठा था, तो उसने मुझसे कहा कि ये बताइए आप एमआईएम से हैं क्या? तो हमने कान से अपने हटाया, हमने कहा हाँ मैं एमआईएम से हूं, बताइए। तो बोले बड़ी खुशी हुई, मैं भी औरंगाबाद से हूं और आपके एक एमएलए हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो हमने कहा नाम बता सकते? तो उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब, वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं। बड़ी खुशी हुई कि एमआईएम के लोग कोई मिले, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। तो हमने कहा बताएं सर कैसा सवाल है? तो उन्होंने कहा आपकी पार्टी को तो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं देते हैं? नेता भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, मैं भी मानता हूं, मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूं। लेडीज एक साइड में बैठ जाएं, हाँ एक साइड में आप लोग बैठे। तो मैंने कहा सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, मैं जवाब एक मिसाल से आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे मुतमईन कर दीजिए तो ज्यादा खुशी होगी। तो मैंने कहा कि जब आप देखते होंगे किसी गांव में तकरीरी प्रोग्राम या कोई मिलाद होता है, तो जब मौलाना साहब आपके बीच में आते हैं, कोई आलिम, तो जब वो अपनी बात रखता है तो कभी कभी बहुत इमोशनल बात कर जाते हैं, बहुत सीरियस बात की सिर्फ दुनिया ही नहीं आपको आखिरत में भी हिसाब देना है, नमाज पढ़िए, दीनदार बनिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी बहुत भावुक हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। और अगर वो प्रोग्राम मगरिब से लेकर इशा तक शुरू होता है और अगर जब वो आदमी जब बहुत सीरियस हो जाता है, तो अगर उसी में अगर मौलाना साहब ये कहते हैं चलिए नमाज पढ़ने चलते हैं इशा की, तो उसमें से 50% लोग फौरन खड़े हो जाएंगे, अरे साहब नापाक हैं, अगली बार चलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं खाला नाना के घर जाना, बाद में चलेंगे। लेकिन कुछ लोग गैरत के मारे मौलाना साहब के साथ में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। 80% लोग तो भाग जाते हैं। लाख इमोशनल बात करो, सब कुछ कहते हैं मौलाना साहब तकरीर बहुत अच्छा किया, दिल की बात कह दिए, वाकई में सीरियस होना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ये कहकर वो बहुत मायूस, मैं एक तरह से समझे बहुत भावुक हो जाता है वो। लेकिन जब बात आती है नमाज पढ़ने के लिए, जब बात आती है दीन की काम करने के लिए, तो वो फौरन कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगता है और वो बच के निकल जाता है। सेम ऐसी पोजीशन वैसी साहब को लेकर है कि लोग कहते हैं हाँ बात तो बहुत अच्छी करता है भाई, पार्लियामेंट में बातें तो वैसे साहब से अच्छी कोई नहीं करता है, हक बात बोलता है, लॉजिक के साथ बोलता है, और ये होना चाहिए, हमारी दुआएं उनके साथ है। फिर जैसे उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के प्रत्याशी, उन्हीं के कैडर के लोग जब आपसे वोट मांगने के आते हैं, तो वो फौरन कहते रहे नहीं साहब इस बार ना वोट लो, कहीं भाजपा ना जाए, अगली बार आपको दे दें। तो मैंने कहा यही चीज है कि उनके अंदर जो खौफ, जो डर है, यही वजह है जो हमको कम वोट मिलता है। अगर यही चीज निकल जाए तो मैं आपको बता दूं कि जितने विधायक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के निकलते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा एमआईएम के विधायक भी जीत सकते हैं। लेकिन ये तब्दीली आएगी कैसे? ये तब्दीली आपके बीच में आएगी कैसे? ऐसे नहीं आएगी। जैसे आप 20 सालों से 30 सालों से करते हैं, इससे तब्दीली नहीं आएगी। जितने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभा का ये प्रदेश है, और ये मुसलमानों को बखूबी मालूम है आपके वोटों की हैसियत तो नहीं है, लेकिन सरकारें आपने बहुत बनाई हैं, लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं रही। हैसियत से अंदाजा लगा लीजिए कि 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की। 4 मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी में, ऑफिशियल तो एक नाम था सिर्फ अखिलेश यादव का। चौथे मुख्यमंत्री बोले जाते थे आजम खान साहब, चौथे मुख्यमंत्री बोले जाते थे। यहीं आपके उतरौला, डुमरियागंज, पता नहीं कहां कहां आजम खान साहब आते थे, इनके चाहने वाले लाखों लोग थे। आज 1.5 सालों से जेल में सड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता ऐसा बता दे कि जो उनके लिए रो रहा हो, या उनके लिए इतना ज्यादा दुख हो रहा हो, या उनको तकलीफ हो रही हो। जबकि सबको मालूम है आजम खान साहब क्या थे क्या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं आजम साहब खान के बारे में
कि आजम साहब भ्रष्टाचार नहीं किए थे, ईमानदार आदमी थे, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। उसके बावजूद भी उनके ऊपर मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का इल्जाम लगा के आज उनको जेलों में भेज दिया गया। और समाजवादी पार्टी के तो बारे में मैं क्या बताऊं कि जब यही 2017 में समाजवादी पार्टी के आपस में गुटबाजी में लड़ाई झगड़े हुए थे तो एक दूसरे को लेटर पे लिख के देते थे कि ये भाजपा से मिले हैं। मैं अपने आंखों से देखी बात बता रहा हूं, मैंने खुद वो लेटर पढ़े। अच्छे यादव, प्रदीप यादव और पता नहीं कौन कौन से यादव जी हैं, उनके लेटर पे लिख के आते थे कि राम गोपाल इस रात में अमित शाह से मिले, तो शिवपाल यादव इस डेट में मिले, तो ये साहब इस डेट में मिले। लिख के देते थे भाई कि इस डेट में ये लोग यहां से मिलके आए, ये भाजपा से मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी वो आपके मसीहा बने हैं। असदुद्दीन ओवैसी को शक की निगाह से देखा जाता है। ये चश्मा बदल दीजिए, वरना आपकी तो नस्ल खराब हुई है, आपकी आने वाली नस्ल भी अपाहिज हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी। अगर बदलाव चाहते हैं, अगर ये चाहते हो कि कुछ बेहतर हो जाए, आप अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा लीडर मिला है जिसके साथ देने में, जिसकी तारीफ करने में, जिसका सपोर्ट करने में आपको भी फख्र महसूस होता है और मुझे भी होता है। ऐसा लीडर नहीं किसी को मिलने वाला। मैं बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का लीडर होता, पूजा करते लोग उनकी, और आज आप लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। मुझसे कई लोगों ने बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारी चीजों पे मुझसे डिबेट होता है, सोशल मीडिया से लेकर कई जगह। जब मैं बात तर्क के साथ रखता हूं तो सब चुप हो जाते हैं, लेकिन पीछे खाने जाके लोगों को इल्जाम लगाते हैं और उन लोगों से जाके कहते हैं जहां के लोग थोड़े से कम समझदार हैं, उन्हीं को बहला फुसला के वोट चाहते हैं कैसे भी करके डाइवर्ट कर दें दूसरी की तरफ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस बार आप देखिएगा, मैं बिहार में भी प्रचार करके आया हूं, मैंने देखा है वहां के लोगों में बदलाव। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी वही बदलाव आने वाला है, चाहे अलायंस हो, गठबंधन हो या ना हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उतरौला से लेकर गाजियाबाद तक इंशाअल्लाह एमआईएम के दर्जनों विधायक जीतेंगे इस बार इंशाअल्लाह होता है, क्योंकि लोगों ने इस बात को तो ठान लिया है। मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं मुरादाबाद में था, कई ऐसे लोग थे उसमें जो बहुत अच्छे जहन के थे, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई। उन्होंने कहा अगर आजम खां को छुड़वाने में समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं रही तो इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट तो देना की दूर की बात, मैं उस पार्टी का बाइकाट भी करूंगा। और जिम्मेदार लोगों ने यह बात रखी, संभल में रखी। मैं अभी कल ही से होकर आया हूं, सहारनपुर, संभल, मेरठ में लोग अब बेचैन हैं, लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोगों ने कहा अब बहुत हो गया, हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठगा महसूस कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपने अंदर तब्दीली लाइए, धीरे धीरे इंशाअल्लाह बदलाव आएगा और धीरे धीरे आपके भी साथ कुछ बेहतर होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपकी लीडरशिप होगी। अगर आपकी लीडरशिप नहीं होगी तो ये नोट कर लीजिए, आपके साथ कोई भी बेहतर करने वाला, कोई भी मसीहा, कोई भी लीडर आपके बीच में नहीं है। अखिलेश यादव आपके लीडर नहीं हो सकते, मायावती आपके लीडर नहीं हो सकती हैं। अगर ये आपके लीडर होते तो आपके साथ कुछ बेहतर होता। यही आपके पूर्व विधायक जो 2017 तक विधायक थे, आरिफ अनवर हाशमी, पूछ लीजिए कितने बयान आए अखिलेश यादव के, कितने बयान आए इनके कार्यकर्ताओं के, कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। हमने आजम खां साहब के लिए एक नहीं 50 बार किया, 50 जिलों में हम लोगों ने किया, जबकि हमारी पार्टी से वो है भी नहीं। जबकि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को भाजपा का एजेंट बोलने वाला कोई और नहीं, आजम खां साहब थे, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रखकर माफ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था। खैर बाद में उनको 6 महीने बाद एहसास हुआ कि हमने गलत इल्जाम लगाया, उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उनको माफ कर दिया। उनकी हालत को देखते हुए हमारे नेता ने दिल से उनके लिए दुआ भी किया, नमाजों में दुआ की गई उनके लिए। खिलाफ हम लोग उनको उनके रिहाई के लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिए, यहां से लेकर राष्ट्रपति तक दिया। बताएं समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना किया। अब तो आजम खां साहब का बैनर में फोटो भी नहीं लगाना चाहते हैं। और आपको सच्चाई यह भी बता दूं, जो बहुत जिम्मेदार लोग समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि आजम खां साहब जेल चले जाएं और वो कमजोर हो जाएं। ना किसी को यकीन हो तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहां पर भी होंगे, पता कर लीजिएगा। उनके बड़े बड़े जिम्मेदार कहते हैं कि आजम खां साहब को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो आपने दूसरों को लीडर बना के देख लिया आपकी की हालत क्या है। आप अपने बीच में अपना रहनुमा तय करिए, और आपके बीच में ऐसा लीडर है कोई, ऐसा नहीं बताने की जरूरत है।
हर कोई चाहता है कि जो हमारा लीडर बने वो बेहतरीन हो, अच्छा हर मामले में हो। ओवैसी साहब में ऐसी कौन सी कमी है जो आपकी लीडरशिप नहीं कर सकते? ऐरू गैरू नथु खैरू आपके लीडर बन सकते हैं, ओवैसी साहब नहीं बन सकते। मायावती जिसके हाथ में कागज ना दो तो वो पढ़ नहीं पाए, मुलायम सिंह क्या बोलते हैं बगल वाला समझ ना पाए, दोनों लोग को मुख्यमंत्री आपने 4-4 बनाया। और जो आदमी इतना बेबाक हो, जिसकी पूरी दुनिया सुनती हो, वो उस आदमी पर आप शक की नजर से देखते हैं, तो आपसे ज्यादा गलत कौन हो सकता है? इससे ज्यादा मिसालें मैं आपको नहीं दे सकता, बातें अभी बहुत सारी कहने के लिए हैं। कायम बात बताई कि जब आपकी मौत होती है, आपकी लिंचिंग होती है, आप पे घटना होती है, तो कोई आपका पुरसा हाल नहीं होता है और आपके लिए कोई एक आवाज तक नहीं उठाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें मैं कई साल से देखते आया हूं। ये नहीं होता है आपके साथ कि वो कोई आपके साथ भी आके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए। मैं आपको बताऊं कि जब उन्नाव का मामला हुआ था, जिस लड़के के साथ हुआ था, तो आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी का इससे पहले वहां एमएलए था और समाजवादी पार्टी वहां सबसे ज्यादा मजबूत है और कई विधायक आपके उन्नाव में रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। आपको ताज्जुब होगा, कोई झांकने तक नहीं आया। यहीं लखीमपुर का हुआ, गोरखपुर का हुआ, आपके लखनऊ का मामला हुआ, कोई भी घटना होता किसी दूसरे के साथ तो करोड़ों रुपए तक मुआवजा चला जाता है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो कौड़ी भर नहीं मिलता है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जिनको करोड़ों रुपया मिलता है, जरूर मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए अगर गलत है, लेकिन क्या मेरी मौत की कीमत नहीं है? क्या मेरी मौत पे कोई मिट्टी देने नहीं आएगा? क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? क्या हमारा कोई पुरसा हाल नहीं रहेगा? अगर आपके बीच में यही सब बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप मर जाओगे तो कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा, आपका पड़ोसी। हालात बहुत खराब है, वक्त और हालात की नजाकत को समझो, अपनी लीडरशिप खड़ी करो। आपका नेता सबसे बेहतरीन नेता है, सबसे अच्छा नेता है, सबसे नॉलेजेबल आदमी है और वो बात उस जगह पे रखता है जहां लोग पहुंचने में सदियां बीत जाती हैं। वहां पहुंच के आपकी आवाज आज नहीं 20 साल से उठा रहा है। तो ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करिए और ऐसी जमात को मजबूत करिए जो आगे चल के आपके काम आए। मैं एक अभी आपके बीच में डॉक्टर साहिबा थी जो महिला विंग की जिला अध्यक्ष थी, उन्होंने अपनी बात रखी कि उतरौला विधानसभा को लेकर। उतरौला विधानसभा की सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो डॉक्टर मन्नान साहब ने इससे पहले सादुल्ला नगर में जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने बताया कि इधर के आसपास के जितनी विधानसभा है, चाहे बगल की डुमरियागंज विधानसभा हो, इटवा हो, तुलसीपुर हो, बलरामपुर हो, गैसड़ी हो, गोंडा हो, ये तमाम विधानसभाएं जो हैं वो आजादी के बाद से सभी विधानसभा बनी हुई है। और देखिए खुशकिस्मती उनकी देखिए और बदकिस्मती उतरौला की देखिए कि आजादी के बाद से अब तक यहां का कोई एक मंत्री ही नहीं बना। यहीं से कमाल यूसुफ साहब मिनिस्टर बने, यहीं से माता प्रसाद साहब मिनिस्टर बने, यहीं से आपके गोंडा से बने पंडित सिंह मरहूम बने, यहीं से आपसे एसपी यादव बने, यहीं से आपके बलरामपुर में मौजूदा भी मिनिस्टर है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जो आसपास के विधायक बन के मिनिस्टर ना बना हो। लेकिन बदकिस्मती देखिए या नाकारा समझिए कि ऐसा विधायक आपने अब तक पैदा किया जो मिनिस्टर नहीं बना। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब विधायक बने, मिनिस्टर बहुत छोटी चीज है एमआईएम के लिए, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इंशाल्लाह यह विधायक जाना जाएगा, पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं बताइए। यहीं से मैं आपको बता दूं जो यहां के विधायक है, मौजूदा विधायक और इससे पहले विधायक, उत्तर प्रदेश में शायद ही इनको कोई जानता हो, और एक विधायक एमआईएम का है अख्तरुल ईमान, उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो अगर आपको विधायक बनाना है, मिनिस्टर से भी ज्यादा अगर ताकत रखनी है, अब्दुल मन्नान साहब को चुन के दीजिए। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम का स्टार प्रचारक भी बनकर प्रचार करेंगे और उतरौला विधानसभा का भी इंशाल्लाह कल्याण करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह डिप्टी सीएम भी बनेंगे। 10 विधायक पैदा कर दो, डिप्टी सीएम बन जाएंगे। अब बात आती है डिप्टी सीएम की, बहुत अच्छी बात भाई ने उठाई, बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात उन्होंने उठाई डिप्टी सीएम के लिए। अभी अखिलेश यादव से एक न्यूज रिपोर्टर ने कम से कम 10 मिनट तक मुतालबा किया कि आप बताइए आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं कि नहीं मुसलमानों को। उन्होंने उस बात को नकार दिया। मैं आपको बता दूं डिप्टी सीएम वो कैसे बनाएंगे। वो क्या, अच्छे के बाप भी आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तरीका बता दें। अखिलेश यादव के पास वो 280 विधायक या 85 या 90 हो, 15 विधायक हो एमआईएम के पास,
एक नहीं दो डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक नहीं दो डिप्टी सीएम। आप विधायक पैदा करके दीजिए, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? झक मार के बनाएंगे आपका। लेकिन वो ताकत और हिम्मत, अगर आप उनके सिंबल से बनोगे कुछ नहीं बनाएंगे। आरिफ अनवर हाशमी रो रहे थे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पता कल बैठ जाइए आप, आपको ज्यादा जज्बाती हैं। आरिफ अनवर हाशमी साहब 2012 से 17 तक विधायक थे और उससे पहले सादुल्ला नगर विधायक से थे, वहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब भी विधायक थे। 2012 से 17 तक रगड़ के मर गए। बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट किया कि हमको भी मिनिस्टर बना दो। इनको कोई घास नहीं डाला, 6 महीने तक नाराज भी चल रहे थे, इनका टिकट भी कट रहा था। पता कर लीजिए अगर ना किसी को यकीन हो तो। और बाद में जेल चले गए, कोई पार्टी का पुरसा हाल नहीं इनके लिए। मैं आपको बता